सज गया निकाय का दंगल, तय हुआ निकायों के आरक्षण, हुई आरक्षण की लॉटरी, कौन रहेगा दावेदार हुआ तय। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के आरक्षण की लॉटरी निकल गई है। इस लॉटरी के साथ ही तय हो गया है कि किस निकाय का प्रमुख किस वर्ग का होगा। आरक्षण होते ही दावेदारों को लेकर स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। इसके पहले वार्डों के आरक्षण से निकाय चुनाव का माहौल वैसे ही गरमाया हुआ था, लेकिन अब प्रमुख पदों की लॉटरी से साफ हो गया है कि किस पद पर कौन लड़ेगा। इस आरक्षण व्यवस्था पर निगाहें सबसे ज्यादा 10 नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण पर थी, जिसमें लॉटरी के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार है। नगर निगम महापौर आरक्षण, रायगढ़ एससी के लिए, अंबिकापुर एसटी के लिए, कोरबा जनरल महिला के लिए, भिलाई ओबीसी के लिए, भिलाई चरोदा ओबीसी के लिए, रिसाली एससी महिला के लिए, दुर्ग ओबीसी के लिए, रायपुर जनरल महिला के लिए, बिलासपुर ओबीसी के लिए। लॉटरी निकलते ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। कि बहुत समय से रायपुर शहर को एक महिला नेतृत्व का इंतजार था और आज सबकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा से आज ये सफल हो गया है, संभव हो पाया है। आने वाले समय में रायपुर शहर में महिला महापौर होगी। महिलाओं की बहुत सारी दिक्कत रहती है जिसे पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता है, मगर अब रायपुर की महिलाएं हैं, उनको भी अपनी दिक्कतों का सामना से छुटकारा मिलेगा और एक अच्छा रायपुर भारतीय जनता पार्टी की महिला महापौर है वो जनता को देगी। आरक्षण होने के बाद अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव की तारीखों पर टिकी हुई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब ज्यादा दिन का इंतजार चुनाव के लिए नहीं करना होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को तैयारी पर तवज्जो देना है। सत्तारूढ़ भाजपा ने इसीलिए आरक्षण होने के साथ ही अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। देखिए, घोषणा तो एक साथ ही होगी और नगरीय निकाय हमारे डिप्टी सीएम खड़े हैं यहाँ पर। नगरीय निकाय का चुनाव एक दिन संपन्न होगा, बाकी पंचायत चुनाव को 3 चरणों में संपन्न करेंगे। आज महापौर और नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण हुआ है और एक तरह से नगरीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज गया है। ये जो आरक्षण की सूची है, ये राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि का ऐलान करेंगे। सरकार के तरफ से चुनाव की दृष्टि से ये अंतिम काम था। आगे की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग करेगी। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। विधानसभा, लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस के पास वापसी करने का नया मौका है। ऐसे में कांग्रेस भी ताल ठोक कर मैदान में उतरने को तैयार है। महापौर निगमों के महापौरों का आरक्षण हो गया, पालिकाओं के भी अध्यक्षों का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए मुस्तैद है। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां बन चुकी हैं, हमारी जोनल कमेटियां बन चुकी है, सारे जिला कांग्रेस कमेटियों का सम्मेलन हो चुका है और निश्चित तौर पे पूरे 3000 वार्डों और सभी निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव से करते रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। फिलहाल नगर निकाय के आरक्षण की लॉटरी खुलते ही चुनावी दंगल सज गया है और सुरमा चुनावी माहौल में कूदने के लिए उतावले दिख रहे हैं। खासकर रायपुर सामान्य महिला और बिलासपुर भिलाई ओबीसी होने के कारण चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव की तारीखें फिलहाल तय नहीं है, लेकिन आरक्षण के साथ ही चुनावी माहौल पूरे प्रदेश में चुनाव तक सरगर्म रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हो रहे निकाय चुनाव पर। जी हां, निकाय चुनाव की तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन एक
तस्वीर साफ हो गई है कि कौन कौन मैदान में रहने वाला है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रमुख पदों को कौन संभालेगा, किस वर्ग का वहां पर अध्यक्ष रह सकता है, इस बारे में आज तस्वीर आरक्षण की लॉटरी निकलते ही साफ हो गई। और आरक्षण की उधर लॉटरी निकली है, इधर दावेदार अपने घरों से साफ कुर्ता, क्लब कुर्ता पहनकर निकल गए हैं, क्योंकि आज से ही उन्होंने पार्टी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दावेदार क्या कहते हैं, किस तरीके का समीकरण बन रहा है और लॉटरी निकलने के बाद की राजनीति क्या बोलती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर के सभापति रहे और नगर निगम के कद्दावर नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि लॉटरी निकलते ही ये तय हो गया है कि कहां पर कौन दावेदार को मौका मिल सकता है, और इसीलिए किसी के चेहरे पर खुशी है तो किसी के चेहरे पर गम देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहती है पार्टियां, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं, फिर इसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले चलते हैं अभय राय जी की ओर। अभय राय जी, ये ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है, 2 चुनाव महत्वपूर्ण हार चुकी है, तीसरे चुनाव में अपनी ताकत दिखाना है। कांग्रेस इस पूरे चुनाव को कैसे चुनौती के रूप में लेती है, किस तरीके की उसकी रणनीति रहने वाली है? मोहन तिवारी जी, नए साल की आपको नव वर्ष में पहली बार में आपके सामने उपस्थित अनिरुद्ध दुबे जी को भी और विश्वकर्मा जी को भी बधाई और नमस्कार। निश्चित रूप से ये सरकार अभी तक असमंजस की सरकार कही जा रही है। चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर लगातार बातें हो रही थी राजनीतिक दलों में भी और जनता के बीच भी, क्योंकि 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच नगर निगमों के कार्यकाल समाप्त हो गए। उससे पहले चुनाव हो जाना था और नए महापौरों को बैठ जाना था और कोई कारण नहीं था कि चुनाव विलंब किया जाए। लेकिन इस सरकार के असमंजस के कारण चुनाव विलंब हुए, प्रशासक बैठा दिए गए। शायद सरकार चाहती थी कि कांग्रेस के महापौरों को, कांग्रेस के अध्यक्षों को हटाकर ही चुनाव कराए जाएं और प्रशासक बैठा के चुनाव कराया जाए। इस मंशा में ये सफल रहे। दूसरी बात आरक्षण की थी, लगातार 3 तिथि आ गई थी आरक्षण की। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तिथि पे तिथि, वो तारीख पे तारीख वाला सनी देओल किस्सा चल रहा था। चलिए आज उसका भी निपटारा हुआ, आज आरक्षण हो गया। कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि चुनाव होगा, अचानक चुनाव कराएंगे। ये चुनाव से भाग रहे थे भी हमको पता था, या तो अचानक कराएंगे या 6 महीने आगे जाएंगे। लेकिन अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक आचार संहिता की घोषणा और चुनाव के कार्यक्रम घोषित नहीं हो जाएंगे, तब तक अभी भी हम सबको आशंका है ये चुनाव कब कराएंगे और कैसे कराएंगे। जहां तक सवाल संगठन का आपने कहा कितनी तैयारी है, विधानसभा चुनाव में हम 35 सीटों पे रहे, विपक्ष के रूप में हम विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, साल भर से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहली सरकार है छत्तीसगढ़ में कि पहले साल में ही हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, सरकार की असफलताओं के मुद्दे पे, विकास करने वाली योजनाओं को बंद करने के मुद्दे पे लगातार सरकार की असफलता को लेकर हम मैदान में हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। चुनाव का बिल्कुल जिस दिन भी बजेगा उस दिन से हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। आज के आरक्षण के हिसाब से जैसे बिलासपुर में ओबीसी आया, रायपुर शहर में जनरल महिला आया, तो बिलासपुर में भी हमारे महापौर ओबीसी ही थे, जनरल में भी ओबीसी महापौर थे। उससे पहले जब ओबीसी का चुनाव हुआ था 2009 में, तब भी हमारे ओबीसी के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा मुकाबला किया था। वर्तमान में ओबीसी महापौर थे। तो ओबीसी का वर्ग आज बहुत खुशी नजर आया कांग्रेस का यहाँ कि ओबीसी को गया यहाँ का आरक्षण। तो हमारी तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी को हम बूथ से लेकर महापौर के चुनाव तक पूरी टक्कर देंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में तो अभी सिर फुटबॉल होना बाकी है। अभी संगठन चुनाव में हुआ, निगमों के गठन नहीं हो पाए,
दो मंत्री नहीं बना पाए, उसका पूरा असर चुनाव पे पड़ेगा और उसका फायदा कांग्रेस का संगठन रणनीतिक रूप से उठाएगा। और जनता के बीच हम हैं, जनता के मुद्दों को साल भर से हम उठा रहे हैं और इस असफल सरकार की सारी असफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बलौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का जलना, लोहारेड्डी का होना, सूरजपुर का होना, पत्रकार की हत्या होना, आज कोई कहीं पे सुरक्षित नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ये शहर सरकार का चुनाव है, इसमें अगर प्रत्याशी और सिंबल दोनों को मिला के चुनाव होता है, जितना असर सिंबल का और राजनीतिक दल का होता है उतने अच्छे चेहरों का और प्रत्याशी की अपनी मेहनत का होता है। तो जो हमारे सिटिंग पार्षद हैं, सिटिंग महापौर हैं, उनका भी लाभ हम सबको मिलेगा। बिल्कुल, तो सिटिंग पार्षद है उनकी तो और महापौर है उनकी तो परीक्षा है कि उन्होंने कैसा काम किया, उसके आधार पर आगे का चुनाव काफी कुछ हद तक निर्भर करेगा। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण से क्या बिगड़ने वाला है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी की ओर चलते हैं। विश्वकर्मा जी, कई लोगों के समीकरण बिगड़ गए आरक्षण की पर्ची निकलते ही, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या आप लोगों के चुनाव में, पार्टी की तैयारी में? कई बार दावेदार नहीं मिल पाते, अच्छे नाम नहीं आ पाते, आरक्षण का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अपनी पार्टी के हिसाब से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये संविधान के तहत निश्चित रूप से एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं और आज आरक्षण के माध्यम से यह तय हो गया है कि कौन कौन सी सीटों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लड़ेंगे, कौन से जो सीटों में महिलाएं लड़ेंगी, कौन सी सीटों में ओबीसी लड़ेंगे, सारा चीज आज तय हो गया है। आज आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में इसका आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है और इस आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में किसी भी प्रकार का है पर ये लाभ और नुकसान की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व देने की बात है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, एसटी को प्रतिनिधित्व देने की बात है, अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने की बात है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की बात है और 50% जनरल को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का इसका असर पड़ेगा बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता किसी भी प्रकार का कोई भी असर पड़ेगा। अभय राम जी कह रहे थे कि प्रशासक बैठा दिए। अरे भाई, मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को कार्यकाल को 78 से लेकर के 94 तक उन्होंने प्रशासक बैठाया, लोकतंत्र की गला घोटा, लोकतंत्र को जहां पे निचली सरकार है बनने नहीं दिया। एक लंबा समय तक प्रशासक के रूप में अधिकार करने का समय जो था वो कांग्रेस के कार्यकाल था, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इन्हीं कारणों से कोई तकनीकी कारण हो सकती है, उसका अधिनियम के माध्यम से अतिरिक्त समय भी ले लिया गया है, सारा चीज है। और सरकार के हमारे मंत्री कह रहे हैं कि हम शीघ्र चुनाव कराएंगे, हम समय पे चुनाव कराना चाहते हैं। कोई तकनीकी मामला आ सकता है पर आज आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, किसी भी दिन आचार संहिता लग जाएंगे। जैसे ही आचार संहिता लगेगा, निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव के कार्य संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो बीजेपी भी ताल ठोक कर तैयार है। दावेदार कौन होगा, किस वर्ग से होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पार्टियों ने अपनी अपनी बनावट और तैयारियां शुरू कर दी है। बिसात बीत चुकी है। अब चलते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से, समझते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। एक समीकरण बन गया है, आरक्षण लॉटरी निकलते ही। दुबे जी, ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, किस ओर जाता हुआ निकाय चुनाव आपको दिखाई देता है? देखिए, क्या है कि हमारे दोनों साथियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या कर दी और निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव जो है, आदमी की पर्सनालिटी उसमें बहुत काम करती है। पार्टी के लेवल से भी बहुत बड़ा जो होता है, मतलब उम्मीदवार का चेहरा जो कम से कम वार्डों में है, और यहाँ तक कि महापौर का भी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, तो उसमें भी मायने रखेगा। और दूसरी बात, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मोहन जी, कि सामान्य अगर कहीं सीट है वहां या ओबीसी है वहां, तो वहां पे तो मतलब है कि प्रत्याशियों की कहीं कोई लाले पड़ जाते, ऐसा नहीं था। लेकिन जहां पे कहीं कुछ मतलब महिला का है और उसमें भी महिला में और उस पर आरक्षण अनुसूचित जाति, हाँ ओबीसी, अनुसूचित जाति जैसा भी हो, तो वहां पे जो प्रत्याशी का चयन जो है बड़ा कठिन होगा। और जहां तक कि हम राजधानी रायपुर की बात करें, तो राजधानी रायपुर में खुद प्रफुल्ल जी, अगर ये ओबीसी सीट होती है, सामान्य भी होती, तो बहुत प्रबल दावेदार होते। अब जाके प्रफुल्ल जी भी कहीं ना कहीं फंस गए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक कि तुलनात्मक रूप से मैं देखूं,
क्योंकि राजधानी की चर्चा आज बहुत दिन भर होते रही। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है भी चेहरे हैं सामान्य महिला में, और कांग्रेस के पास भी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो अभी नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष थी मीनल चौबे जी, वो एक हैं। और दूसरी बात जो है वर्मा मैडम जो हैं, तुरंत में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी वर्मा जी पूर्व पार्षद भी रही और पंचायत की राजनीति में भी रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही और वो पार्षद भी रही। और फिर वो शताब्दी पांडे भी एक चेहरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभा दुबे जी की भी दावेदारी होगी, मैंने ऐसा सुना है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो एक बहुत बड़ा चेहरा है किरणमयी नायक जी। हालांकि खुलकर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एंड टाइम में पार्टी आगे कर दे। फिर उसके बाद देखें तो बड़ा रोचक अभी एक जो है प्रसंग आ रहा है मोहन जी, कि पूर्व महापौर और पूर्व सभापति नगर निगम के प्रमोद दुबे जी, उनकी श्रीमती जी जो है दीप्ति दुबे जी, भाभी जी का भी दावा रहेगा ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर इधर जो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी, वो भी नगर निगम की राजनीति से उनका गहरा रिश्ता रहा, पूर्व पार्षद रहे। तो परमजीत कौर जो उनकी श्रीमती जी हैं, आदरणीय भाभी जी, उनका भी दावा आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा अभय जी और प्रफुल्ल जी की चर्चा करना चाहूंगा। अभय जी की एक बात मुझे थोड़ी सी सटीक लगी, जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है मतलब प्रशासक बैठाना पड़ा। वास्तव में मोहन जी आप थोड़ा सा बारीकी इससे समझिए, क्योंकि नगर निगम की आपने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, मैंने भी किया है। जीवन से लेकर मरण तक जो है नगर निगम की भूमिका रहती है। बिल्कुल ठीक है, आपने अभी कलेक्टर को बैठाल दिया, अगर कहीं आप महीने भर तक के चुनाव अगर कहीं आप फरवरी में करा लेते हैं तो आप पे उंगली नहीं उठेगी, कहीं नहीं उठेगी, चलता है। लेकिन अगर कहीं ये चुनाव लंबा टलेगा तो आप मैं मोहन जी मान के चलिए के बाद भी होने की चर्चा जी हाँ, अगर कहीं ये सब बोर्ड परीक्षा के बाद हुई मोहन जी, तो ये मान के चलिए कि मतलब कलेक्टर के पास जो दोहरा दायित्व, कलेक्टर होना और प्रशासक होना दोनों में बड़ा अंतर है। मतलब इतने रायपुर की ही बात कर ले, यहाँ पे 70 वार्ड है, सारी चीजें हैं, तो कैसी क्या रहेगी ये सब बात है। तो अगर कहीं चुनाव बहुत समय जल्दी होगा तब तो फिर ये प्रयोग सफल रहेगा, नहीं तो यहाँ पे प्रशासक जो है बहुत बुरी तरह घिरे नजर आएंगे और उनकी रातों की नींद हराम रहेगी। प्रफुल्ल जी की जो बात है निश्चित रूप से आज उन पे बहुत दबाव भी होगा, क्योंकि पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। प्रफुल्ल जी ने एक जगह कहा कि आपकी जो कांग्रेस को उन्होंने जो है उंगली उठाते हुए कि आपने तो 78 से जो है लंबे समय तक के जो है प्रशासक को बैठाया रखा। तो जहां तक प्रफुल्ल जी जो मेरी जानकारी है 78 में नगर निगम चुनाव हुआ था और उसमें पार्षद और महापौर बने थे। ये अलग बात है कि शायद साल 1.5 साल जो है वहां पे कुछ ऐसी आपत्तियां लग गई थी, तो वहां पे जो है बाद में फिर पार्षद जाके अपना जो है ग्रहण कर पाए पदभार और महापौर भी। और जहां तक कि मुझे ये भी याद आ रहा है प्रफुल्ल जी कि सन 1981-82 तक के नगर निगम में पार्षदों का राज था। उसके बाद फिर शायद 94 या 95 में आपका दौर आया, आप पहली बार पार्षद चुनाव लड़े और पार्षद चुनाव जीते भी, आप रहे भी और आपको बहुत दीर्घ अनुभव है, नगर निगम के आप सभापति रहे। तो ये दो जो है अभय राज्य की भी जो बात थी अभय राय जी की, वहां पे भी एक गौर करने लायक बात ये थी, और जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसमें भी गौर करने लायक बात वो थी जो मैंने अभी कहा। जी, तो एक समीकरण तो बन गया है, पर चुनावी दंगल में कौन कितना मजबूत होगा ये मुद्दों पर भी तय होगा। चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस के पास दिक्कत ये है कि स्थानीय निकायों में चेहरे जो है वो ज्यादा काम करते हैं, और जब निकाय चुनाव के आरक्षण की लिस्ट हम देखते हैं तो कई चेहरे दावेदार थे लेकिन बाहर हो गए। इसका क्या फायदा नुकसान देखती है कांग्रेस अभय राय जी? तिवारी जी, चुनाव आरक्षण पे होते हैं, आरक्षण लॉटरी से निकाला जाता है, एसटी एससी का जनसंख्या के हिसाब से, और बाकी ओबीसी और जनरल जो मतलब अनारक्षित और ओबीसी का आरक्षण ये लगभग लॉटरी से होता है। तो लॉटरी में कहीं भी कोई निकल जाए, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से हर वर्ग के नेता तैयार करता है। चाहे कहीं पे कोई भी आरक्षण आ जाए, उस वर्ग में आपको 1 से लेकर 10 नाम तो आराम से मिलेंगे, जो लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है, और जो खुद लड़ना चाहते हैं तैयार करने के लिए। जरूर एसटी एससी सीटों पर ये फर्क पहले आया करता था, वो भी नहीं आता। आज हमारे अंबिकापुर और रायगढ़ में भी कांग्रेस के मजबूत नेता दोनों सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी लड़ेंगे। तो कहीं पे कोई आरक्षण को लेकर ये जरूर होता है कि प्रमोद दुबे जी की इच्छा थी कि जनरल होता तो मैं लड़ता, अब उनकी पत्नी आए, कोई कांग्रेस की नेत्री आए, किरण भाभी तो पहले वहां चुनाव जीत चुकी हैं, प्रमोद दुबे जी जनरल में चुनाव ये बीजेपी के समय रमन सिंह सरकार में जीत चुके इसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया पे आज चुनाव हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रणाली से जीत चुके हैं। बिलासपुर में भी हमने महिला महापौर
बनाया था इसी प्रणाली से। तो रमन सिंह के सरकार में के समय भी हमको इस प्रणाली में चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं होती थी। चुनाव मुद्दों पे होगा और ये एक शहर सरकार है। अभी दुबे जी ने कहा एक बार कि जन्म से मृत्यु तक हमारा काम शहर सरकार से पड़ता है, और हमने 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार थी तो मितान योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र की चीजें थी आप ऐप में डालिए और आपको मितान घर पहुंचा के आएगा। जिस व्यवस्था को इन्होंने बंद कर दिया। हमने 5 साल में जो विकास की राशि दी थी सभी वार्डों को, सभी महापौरों को, सभी नगर पंचायतों को, इस सरकार में सरकार बनते शपथ लेते सारे काम रोक दिए गए, सारे भुगतान रोक दिए गए, और अब प्रशासक बैठाकर नारियल लेके घूम रहे हैं। इनके लोग जा रहे हैं और नारियल फोड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो नगरीय निकाय मंत्री हैं अरुण साहु जी, वो सब जगह जा रहे हैं, 1000-2000 करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं। तो जो इन्होंने, मैं अभी भी मेरा प्रश्न वही है कि आप एक संवैधानिक व्यवस्था को क्यों बंद किए? ठीक है, चुनाव हो जाते तो परीक्षाएं भी आराम से होती। आप बच्चों का 10वीं 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा होती है। हर गार्जियन 10वीं और 12वीं और हर स्टूडेंट 10वीं और 12वीं का उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। उसको आपने मजाक बना दिया है। स्कूलों में बूथ बनेंगे, शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी और 15 फरवरी से परीक्षाएं चालू हो रही है। तो न तो आप शिक्षा व्यवस्था के साथ न्याय किए, न तो आप निर्वाचित पार्षदों के साथ न्याय किए, और न संविधान, और कोई कारण नहीं, कोई ऐसा संकट नहीं था प्रदेश में कि दिसंबर में चुनाव नहीं हो सकते थे। ठीक है प्रफुल्ल जी, ये देखिए अलग अलग आकलन, ठीक है, नारियल लेके घूम रहे हैं। प्रफुल्ल जी, ये आकलन आ रहा है कि अगर प्रशासक बैठेगा तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। ऐसे में जो आप लोग मंसूबे लेकर बैठे हैं कि भाई चुनाव हम जीत सकते हैं, ये कहीं बैकफायर ना कर जाए प्रशासक बैठाने का फैसला? देखिए, जो बार बार ये बात आ रही है प्रशासक बैठने की संबंध में हमारे माननीय मंत्री अरुण साह जी ने कह दिया है कि शीघ्र चुनाव होंगे। हो सकता है चुनाव में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आने के कारण कुछ समय से विलंब हो रहा होगा, पर निश्चित रूप से इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव शीघ्र होंगे, चुनाव समय पे पूर्ण करा लिए जाएंगे, लोकतंत्र जो बना रहेगा, सारे कामकाज कहीं प्रशासक बैठने से नहीं रुकते, उसके बाद जनप्रतिनिधि भी चुन करके आ जाएंगे, तब भी काम होगा। इस सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, 15 साल थे, नगरीय निकाय को कहीं पर भी पैसे की कोई कमी नहीं आई। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का वार्ड हो, चाहे कांग्रेस पार्षदों के वार्ड हो, चाहे निर्दलीय वार्ड हो, सबको समुचित रूप से सबको पैसा दिए, सब लोग खुश थे और सारे जगह काम हुए हैं। और इसी तरह से अभी भी शहर के विकास के लिए लगातार हमारे माननीय मंत्री जगह जगह जा रहे हैं जिन पर इनको आपत्ति हो रही है। हमारे प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, हमारे सांसद जा रहे हैं, हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। जहां पर भी आवश्यकता है, जितना धन की राशि की आवश्यकता है, उतनी धन वहां पर उपलब्ध की जा रही है, ताकि विकास के कार्य कहीं पर भी प्रभावित ना हो, विकास के काम लगातार चलते रहे, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलते रहे और लगातार नगरीय निकाय में जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मिलते रहे। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडिग है कि विकास के कार्य कहीं पर भी बाधित नहीं होने चाहिए। और यही कारण है कि विकास के काम देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी लगातार जा रहे हैं, करोड़ रुपए के, उसको अभी प्रवक्ता कह रहे थे, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, इतने पैसे दे रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आगे भी कोई कमी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय में बैठने वाली है। और मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की बात आ रही थी, बार चेहरे की, निश्चित रूप से चेहरे अच्छे आने चाहिए, पर चेहरे ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरे परिवार से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल हमारा चेहरा होगा, उस कमल फूल पे हम लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता के चेहरे पे लड़ेंगे। कार्यकर्ता हमारा लगातार दिन काम कर रहा है, सेवा में काम में लगा हुआ रहता है, 24 घंटे काम करता है, 12 महीने काम करता है। जी, आपके यहाँ की लिस्ट हम देख रहे हैं, सारे नेताओं की पत्नियां दावेदार है ज्यादातर जगहों पर, ऐसे में कैसे होगा? आप अपनी पार्टी की प्राथमिकता होगी जो हमारी महिला कार्यकर्ता है जी, जो रात दिन पार्टी के साथ बूथ से लेके प्रदेश स्तर तक पति पत्नी वाला फार्मूला नहीं चलेगा, मतलब कमी नहीं।
ठीक है, जी। चल पति पत्नी वाला कोई फार्मूला नहीं चलेगा, जरूर अभय राय जी ऐसा कह रहे हैं, पर ये कितना धरातल पर उतरेगा? दुबे जी से ले लेते हैं। दुबे जी, ये कहने और करने में कितना अंतर है? चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए, जहाँ तक है पति और पत्नी वाला मामला है, अभय राज जी की बातों से मैं सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, पिछला अगर कहीं देखें तो नगर निगम में ये था कि 14 की 14 नगर निगम में पूरे कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे मोहन जी। तो जगदलपुर में जो सफीरा मैडम जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो निश्चित रूप से जो है जो कांग्रेस ने जो पाया उसको खोना तो नहीं चाहेगी, और बहुत सोच विचार के ही टिकट पर जो है निर्णय होगा। लेकिन एक चीज ये भी गौर करने लायक बात है, अब जो अपने अपने स्तर पे बात है तो क्या है कि तर्क और तथ्य तो रहेंगे ही। जैसे मैंने अब यहाँ पे किरणमयी नायक जी का उदाहरण दिया, उनकी जो है प्रतिभा पे और उनके काम पे और परफॉर्मेंस पे कहीं कोई शक नहीं है मोहन जी, जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये सारे चूंकि रायपुर की बात कर रहे हैं, उन्हें हर जगह लागू होती है। और दूसरी बात है क्या है कि प्रमोद दुबे जी के पास भी बताने के लिए ये है कि 5 साल से जो है मतलब सामाजिक क्षेत्र में उनकी पत्नी जो है निरंतर अग्रणी भूमिका निभाते आ रही हैं। अब मैं बात करूं कुलदीप जुनेजा जी की, तो उनके पास तो यह है कि जब मैं पार्षद था और तब से उनकी उपस्थिति दिखती थी और दिखती भी थी मोहन जी। रायपुर में हम देख रहे हैं। लेकिन मैं एक रोचक जो चीज देख रहा हूँ मोहन जी, जी हाँ, रायपुर और रायपुर से लगा हुआ बीरगांव दोनों जो है सामान्य घोषित हुआ है मोहन जी। ये बड़ी विकट स्थिति रहेगी कि दोनों रायपुर में, बीरगांव को भी रायपुर मानता हूं, तो सामान्य महिला का चेहरा होगा। बिल्कुल, तो क्यों कौन सा चेहरा होगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल लॉटरियां निकली है और ये लॉटरियां राजनीतिक किस्मत के रूप में निकली है, लेकिन ये किस्मत किसकी खुलेगी ये तय होगा टिकट बंटने के बाद। तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, आज समय की बाध्यता है तो चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अभय राय जी थे, उनका धन्यवाद। और अनिरुद्ध दुबे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।